तो हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं आज, वो स्टार्ट कर रहे हैं थोड़ा सा ग्रामर को समझना। ग्रामर को दो तरीके से पढ़ा जाता है, ठीक है। समझ रहे हैं बात को हम क्या बोल रहे हैं? क्योंकि अभी एग्ज़ाम का टाइम है और बहुत सारे बच्चों का भी एग्ज़ाम भी है 10th में, तो हम लोग वही समझते हैं कि कैसे ख़त्म करेंगे ग्रामर को। तो ग्रामर को हम लोग दो तरह से पढ़ा जाता है, ठीक है। सिंपली बात, एक हम लोग एक कैटेगरी को बोल सकते हैं एलिमेंट्री लेवल। क्या बोल सकते हैं? एलिमेंट्री लेवल। एलिमेंट्री लेवल क्या होता है? ये एलिमेंट्री लेवल जो होगा, इसमें हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच से स्टार्ट करते हैं, है ना। जो एक सीक्वेंस अभी पिछले वीडियो में डिस्कस किए हैं। और एक दूसरा जो होता है वो होता है एडवांस लेवल, क्योंकि ये वाला अच्छा रहता है तो वो वाला ऑटोमेटिक अच्छा होगा। एडवांस लेवल, एडवांस्ड लेवल, है ना। तो समझिए बात को। तो जो आपका एलिमेंट्री लेवल है, वो एलिमेंट्री लेवल में क्या क्या है? एलिमेंट्री लेवल में हम लोग डिस्कस करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच जो 8 है। क्या डिस्कस करते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये वाला भी सीक्वेंस आएगा। जैसे अभी चूंकि एग्जाम का टाइम है तो हम चाह रहे हैं कि वो टॉपिक कवर किया जाए जो कुछ हेल्प भी मिल जाए एग्जाम में। और दूसरा डिटरमाइनर्स भी बोल सकते हो। और एक डिटरमाइनर्स के ही अंदर में आता है क्या? आर्टिकल्स, है ना। तो ये हम लोग का एक अलग सेगमेंट होता है, आर्टिकल, है ना। तो ये हो गया एलिमेंट्री लेवल। पार्ट्स ऑफ स्पीच पता है, पिछले दो वीडियो में हम लोग इंट्रोडक्शन में समझ के आए हैं। एक दूसरा तरीका भी है ग्रामर को स्टार्ट करने का, और वो तरीका क्या है आपका? ये स्टार्ट होता है टेंस से, है ना। तो आप कहीं यहाँ से भी नाउन प्रोनाउन से भी स्टार्ट कर सकते हो, चूँकि आप डायरेक्ट अभी 9th 10th में हैं, तो कुछ तो आपको पहले से आता है वो सब का नॉलेज। हम लोग डायरेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं टेंस से। तो टेंस, इसके बाद टेंस के बाद इसमें कवर हो जाता है मॉडल्स, है ना। मॉडल्स के बाद डिस्कस हो जाता है क्वेश्चन टैग्स। ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आता है ना। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि पहले हम लोग यहीं से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन टैग हो गया, फिर आपका हो जाएगा क्वेश्चन टैग वाइज हो जाएगा, है ना। वाइज के बाद नरेशन हो जाएगा, है ना। तो टेंस में ही कंडीशनल सेंटेंस भी आ जाता है, या इसके बाद आप ले लीजिए, इसी के बाद टेंस प्लस कंडीशनल सेंटेंस, इसमें हम लोग ये सब आ जाता है, कवर कर लेते हैं। कंडीशनल कंडीशनल सेंटेंस। तो इस तरह से हम लोग सेंटेंस, हम लोग क्या करेंगे ना अभी, ठीक है। ये इधर आपको विजिबल हो सकता है, ये वाला नहीं हो रहा होगा, इधर कर लेते हैं। क्वेश्चन टैग हो गया, वॉइस नरेशन, ये सब आ जाता है। वॉइस नरेशन, है ना। इस तरह से भी स्टार्टअप लिया जाता है। तो हम लोग अभी क्या करेंगे, स्टार्ट कर रहे हैं टेंस से, ठीक है। तो चलते हैं अगले स्लाइड पे। तो देखिए, अब जब हम लोग बात करेंगे ना टेंस का, टेंस तो एक्चुअली है क्या? ये सेंटेंस से ही स्टार्ट होगा, है ना। और इसके बारे में तो हम लोग पहले डिस्कस भी कर चुके हैं। तो थोड़ा सा टेंस स्टार्ट करने से पहले सेंटेंस को समझ लेते हैं। देखिए, सेंटेंस जो बना है ना, वो बना किससे है? वर्ड से ही बना है। किससे बना है? वर्ड से। और इसके बारे में डिस्कस बात कर चुके हैं। वर्ड वर्ड को जोड़ते हैं तो एक जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है उसको फ्रेज भी बोलते हैं, है ना। क्या बोलते हैं उसको? फ्रेज बोलते हैं, ठीक। दूसरा जो होता है वो होता है आपका क्लॉज भी होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड से ही बनता है। और तीसरा क्या होता है? सेंटेंस। चूंकि हम लोग टेंस स्टार्ट करेंगे तो थोड़ा सा सेंटेंस के बारे में जानकारी ले लेते हैं, तो और ज़्यादा मज़े से समझ में आएगा ना। तो चूंकि थोड़ा सा तो दिक्कत आएगा, चूंकि आप लोग अगर अच्छे से पहले नहीं पढ़े, लेकिन हम लोग को एग्जाम को भी देखना ध्यान से, तो इसलिए हम लोग डायरेक्ट स्टार्ट करें कहाँ से? टेंस से। तो सेंटेंस में सबसे पहले क्या, तो देखिए, जब सेंटेंस का बात आता है ना, तो कोई भी बेसिक एलिमेंट, कोई भी बेसिक जो एलिमेंट होता है किसी ना किसी चीज़ से मिल के बनता है। चलिए इसको हम ना नेक्स्ट स्लाइड में ही लेके चलते हैं, अच्छे से सजाते हैं उसको, है ना। सबसे पहले क्या समझ गया कि फ्रेज, क्लॉज और सेंटेंस, है ना। तो सेंटेंस के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, देन हम लोग टेंस पे जाएंगे। तो ये आपको पता है कि ये सेंटेंस जो होता है कंप्लीट मीनिंग लेके आता है और वर्ड्स का ग्रुप से ही बनता है। तो चलते हैं। तो सबसे पहले देखिए कि अगर हम बात करें सेंटेंस को समझने के लिए, जो कि यही सब सेंटेंस बैठेगा किस में? टेंस में।
वॉइस में, नरेशन में, तो इसको सेंटेंस को थोड़ा समझना अच्छे से, है ना। तो सेंटेंस जो होता है वो बेसिकली 5 चीज़ों से मिलके बना होता है। कितने चीज़ों से मिलके बना होता है? 5। अब कौन कौन सा 5 चीज़ है, चलिए एक एक करके देखते हैं। एक होता है सब्जेक्ट, एक क्या होता है? सब्जेक्ट। और दूसरा कैटेगरी है वर्ब। फिर एक है ऑब्जेक्ट, है ना। तीसरा कैटेगरी क्या है? ऑब्जेक्ट। और चौथा कैटेगरी है कॉम्प्लीमेंट, है ना। और लास्ट जो है वो होता है एडवर्बियल। अगर आपको ये सब बात अभी नहीं समझ में आएगा तो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन हमको एक क्या है कि फ्लो बनाना है ना। फ्लो में आपको समझ में आएगा कि चीज़ें कैसे जुड़ती हैं ग्रामर में, है ना, प्योर साइंटिफिक अप्रोच में। तो सेंटेंस देखिए, कोई भी दुनिया का सेंटेंस होगा तो उसमें ये 5 चीज़ होगा ही होगा। सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, ऑब्जेक्ट होगा, कॉम्प्लीमेंट होगा, एडवर्बियल होगा, या तो ये 5 में से कोई ना कोई जो एक इम्पॉर्टेंट है वर्ब, वर्ब तो होगा ही होगा, है ना। चाहे बहुत छोटा सेंटेंस ले लीजिए, बहुत बड़ा सेंटेंस ले लीजिए, तो मिनिमम चाहिए तो हो सकता है तो क्या, एक सिंगल वर्ब से भी सेंटेंस हो सकता है। और मैक्सिमम अगर हो सकता है तो ये पाँचों हो सकता है, और इस 5 के अलावा कोई भी सेंटेंस में नहीं होता। ठीक है, बात आता है कि सब्जेक्ट क्या क्या हो सकता है। तो चूंकि अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच पहले से पढ़े हैं तो आपको ये समझना होगा कि इसमें हो सकता है नाउन, सब्जेक्ट बन सकता है नाउन, सब्जेक्ट बन सकता है प्रोनाउन, सब्जेक्ट बन सकता है नाउन फ्रेज, नाउन फ्रेज। हाँ, अगर आप लोग जैसे अभी लग रहा है कि हमको नाउन फ्रेज नहीं समझ में आता है तो टेंशन नहीं लेना है, उसको हम लोग स्टार्टिंग से नाउन से भी स्टार्ट करेंगे। अभी एग्जाम के पर्सपेक्टिव से समझना है चीज़ों को, तो बस अभी जान लीजिए कि सब्जेक्ट बनता क्या क्या है। तो नाउन बन सकता है, नाउन फ्रेज बन सकता है, नाउन फ्रेज सॉरी प्रोनाउन बन सकता है, नाउन फ्रेज बन सकता है, और नाउन क्लाउज भी बन सकता है। क्या बन सकता है? नाउन क्लाउज। और इसके बाद बन सकता है आपका इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, और इसके बाद जीरेंड, है ना। ये 6 चीज़ हम लोग के सिलेबस के हिसाब से इतना में काम चल जाएगा, है ना। और भी सब्जेक्ट का काम बंद कर सकता है, लेकिन ये 6 में काम हम लोग का कंप्लीटेड है। नाउन बन सकता है सब्जेक्ट, प्रोनाउन बन सकता है, नाउन फ्रेज बन सकता है, नाउन क्लॉज बन सकता है, इन्फिनेटिव बन सकता है, और जीरेंड बन सकता है। ठीक। तो उसके बाद अगर हम लोग वर्ब का बात करें तो कलर चेंज कर लेते हैं, है ना। तो अगर हम लोग इस पे डिस्कस करें कि वर्ब में क्या क्या हो सकता है, वर्ब में क्या क्या हो सकता है बताइए जरा। तो वर्ब में हो सकता है आपका कौन, 2 तरह का वर्ब होता है, वो हटा लेते हैं। वर्ब में बेसिकली 2 तरह का कैटेगरी बनाएंगे, है ना। एक होता है आपका हेल्पिंग वर्ब, जो कि पहले से नाम भी सुने होंगे, है ना, हेल्पिंग वर्ब। और एक होता है आपका मेन वर्ब। एक क्या होता है? मेन वर्ब। एक क्लासिफिकेशन ऐसे करके होता है वर्ब का, और एक और क्लासिफिकेशन होता है जिसमें वर्ब को हम लोग समझते हैं किस पे? ट्रांजिटिव वर्ब पे, है ना, ट्रांजिटिव वर्ब। दूसरा होता है इंट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब। और तीसरा होता है ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, और तीसरा कैटेगरी है लिंकिंग वर्ब का। कौन सा वर्ब का? लिंकिंग वर्ब। ये सब चीज़ें होती है ना। चलिए, इसके बाद हम लोग आते हैं किस पे? इसके बाद हम लोग आते हैं ऑब्जेक्ट में। तो ऑब्जेक्ट देखिए, जो जो नाउन बन सकता है ना वो सब बन सकता है ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट में भी क्या क्या बन सकता है आपका? सबसे पहले बोल दीजिएगा, नाउन बन सकता है, शॉर्ट में लिखते हैं, प्रोनाउन हो सकता है ना। और इसके बाद नाउन फ्रेज हो सकता है, नाउन क्लाउज हो सकता है, फिर इन्फिनेटिव हो सकता है, और क्या हो सकता है? जीरेंड भी हो सकता है। समझ रहे हैं बात को? हम्म। इसके बाद आता है कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट में क्या क्या हो सकता है? कॉम्प्लीमेंट में जो आपका है वो सारा हो सकता है जो ऑब्जेक्ट में है। क्या क्या हो सकता है? नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, नाउन फ्रेज, नाउन क्लाउज, इन्फिनेटिव, ठीक है, और जीरेंड। ये सब तो हो ही सकता है। इसके अलावा यहाँ पे हो सकता है आपका कॉम्प्लीमेंट में एडजेक्टिव हो सकता है, एडजेक्टिव फ्रेज हो सकता है ना, और एक एडजेक्टिव क्लाउज हो सकता है, एडजेक्टिव क्लाउज भी हो सकता है, और प्रीपोजिशनल फ्रेज भी हो सकता है, प्रीपोजिशनल फ्रेज, और पार्टिसिपल भी बन सकता है ना। समझ रहे हैं बात को?
अब किस में बचा? अब आपका बचा एडवर्बियल। एडवर्बियल क्या क्या हो सकता है? एडवर्बियल में आपका हो सकता है, एडवर्बियल में आपका हो सकता है, एडवर्बियल में आपका क्या क्या हो सकता है? एडवर्बियल जो होता है ना, यहाँ पे फिर भी आ रहा है तो यहाँ से लिख। एडवर्बियल में आपका हो सकता है सबसे पहले तो एडवर्ब हो सकता है, और हो सकता है एडवर्ब फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज हो सकता है, और फिर हो सकता है आपका एडवर्ब क्लाउज हो सकता है, और हो सकता है आपका पार्टिसिपल, पार्टिसिपल ना, पार्टिसिपल हो सकता है, क्या होता है अभी उतना नहीं जाना है, और प्रीपोजिशनल फ्रेज हो सकता है, प्रीपोजिशनल फ्रेज हो सकता है ना। चलिए, तो यहाँ तक तो बातें समझ में आ गया कि ये सेंटेंस हो सकता है। इतना तो डिटेल अगर आपको पहले से पता होगा तो आप इससे ऐसे पोस्टमार्टम कर सकते हैं एक सेंटेंस का। चलिए, एक दूसरा एनालिसिस भी है सेंटेंस को समझने का, और वो एनालिसिस क्या है? ये सेंटेंस को हम लोग जो होता है ना पढ़ने के लिए इसको 5 सेंटेंस का कैटेगरी फंक्शन के हिसाब से 5 टाइप में इसको बांटते हैं। सेंटेंस को कितने कैटेगरी में बांटते हैं? 5, जो कि ये सब काम आएगा अभी, है ना। सेंटेंस का जो पहला कैटेगरी है आपका, सेंटेंस का जो पहला कैटेगरी है वो है आपका एजर्टिव सेंटेंस। एजर्टिव, या इसी का नाम है डिक्लरेटिव सेंटेंस। डिक्लरेटिव सेंटेंस, पीछे आपको नहीं भी समझ में आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, बस आप जानिए कि ऐसे ये सब चीज़ें होती है इसमें, है ना। तो फिर आगे जब टेंस स्टार्ट होगा तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले एजर्टिव सेंटेंस का 2 फॉर्म होता है, एक होता है आपका एफर्मेटिव, एक क्या होता है आपका अफर्मेटिव, और इसी को हम लोग दूसरा नाम है पॉजिटिव, है ना। इसका नाम क्या है? पॉजिटिव। जो इसका स्ट्रक्चर होता है वो स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस, अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एडवर्बियल, कुछ भी हो सकता है। क्या क्या हो सकता है? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट या एडवर्बियल, 3 चीज़। यहाँ पे हम अदर वर्ड भी लिख सकते हैं, वो लिख देंगे तो समझ जाइए ऑब्जेक्ट से ही काम चल जाता है, तो ऑब्जेक्ट भी लिख देंगे, लेकिन आपको ये भी क्लियर पता होना चाहिए इसके बाद ऑब्जेक्ट भी आ सकता है, कॉम्प्लीमेंट भी आ सकता है, और एडवर्बियल भी आ सकता है। तो वो मतलब अदर वर्ड से आप नोटेशन समझ सकते हैं या ऑब्जेक्ट समझ लीजिए, जो भी आप समझ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। प्लस ऑब्जेक्ट देखिए ये डॉट 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 लगा देते हैं, है ना। तो ऑब्जेक्ट के अलावा कॉम्प्लीमेंट एडवर्बियल कुछ भी हो सकता है। अब कुछ कुछ पॉजिटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है, डायरेक्ट क्या होता है? मेन वर्ब भी होता है, तो कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो जैसे एक सेंटेंस लिखते हैं, राम रीड्स अ बुक। देखिए इस सेंटेंस में क्या है आपका, ये पॉजिटिव सेंटेंस है, और इसमें सिर्फ क्या है? मेन वर्ब है ना, हेल्पिंग वर्ब तो नहीं है। लेकिन अगर एक सेंटेंस लिखते हैं, राम हैज टोल्ड हिज कार। अब बताइए इस सेंटेंस में क्या है? यहाँ पे आपका जो सोल्ड है ये है आपका मेन वर्ब, और स्ट्रक्चर में ये क्या हो गया आपका? हेल्पिंग वर्ब भी हो गया, है ना। ये हो गया किसका स्ट्रक्चर? अफर्मेटिव का। हाँ, और एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना है आपको, कि जो सब्जेक्ट होता है ना टेंस में जब पढ़ते हैं, तो सब्जेक्ट जो होता है उसको बोलते हैं डूअर ऑफ एन एक्शन। डूअर ऑफ एन एक्शन, सब्जेक्ट क्या होता है? डूअर ऑफ एन एक्शन, डूअर ऑफ एन एक्शन। एक्शन को करने वाले को सब्जेक्ट बोलते हैं, या स्टेट जो बताता है, जिसका स्टेट बतलाता है उसको क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट बोलते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया सब्जेक्ट क्या होता है। आगे और अच्छे से देखेंगे। इसका एक दूसरा कैटेगरी होता है आपका, दूसरा कैटेगरी का है, दूसरा कैटेगरी है आपका नेगेटिव, नेगेटिव सेंटेंस। यानी कि एडर्टिव सेंटेंस जो होता है
वो इन्फॉर्मेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं इसको, जिसमें इंफॉर्मेशन दिया जाता है। तो इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अदर वर्ड में क्या क्या आएगा पता ही है आपको, है ना। तो इसका नेगेटिव अगर लिखें तो ऊपर वाला सेंटेंस का देखिए, जैसे ऊपर में नेगेटिव है तो मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो ये क्यों होता है कैसे होता है वो आगे पढ़ेंगे। इसमें हो जाता है राम डज नॉट रीड अ बुक, ये हो जाएगा एग्जाम्पल, है ना। और इसका अगर नेगेटिव करेंगे तो राम हो गया सब्जेक्ट हैज, और इसमें नो नेगेटिव में क्या हो जाएगा नॉट सोल्ड हिज कार, सोल्ड हिज कार, है ना। ये हो गया आपका एसर्टिव सेंटेंस। चलिए अब दूसरा टाइप का सेंटेंस चलते हैं। जो दूसरा टाइप का सेंटेंस है आपका तो बोलते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। क्या बोलते हैं उसको, इंटरोगेटिव सेंटेंस। क्या बोलते हैं उसको, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है उसको क्या बोलते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी दो तरह का होता है। एक होता है आपका क्लोज एंडेड क्वेश्चन, क्लोज एंडेड। अच्छा, क्लोज एंडेड क्या होता है, क्लोज एंडेड ये होता है जब कोई भी क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब को आगे करके प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस लगा के फिर क्वेश्चन मार्क लगा, इस तरह से स्ट्रक्चर से जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। इसका एक और नाम है यस नो, मतलब वैसा क्वेश्चन जिसका जवाब आप यस नो में दे सकते हैं उसको बोलते हैं क्लोज एंडेड क्वेश्चन, है ना। और वो स्टार्ट कैसे होता है, हेल्पिंग वर्ब से, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, हाँ, तो यहाँ पे एक सेंटेंस जैसे लिखते हैं, हम्म, एक सेंटेंस कलर लिखते हैं, जैसे सेंटेंस हैव यू सीन द ताज, है ना ताज। देखिए यहाँ पे हैव से हेल्पिंग वर्ब हो गया ये, और यू क्या हो गया आपका सब्जेक्ट, और सीन थर्ड फॉर्म वर्ब है तो ये क्या हो गया मेन वर्ब, है ना। सीन व्हाट, देखे, क्या देखे ऑब्जेक्ट। तो अगर व्हाट से आंसर आता है ना वर्ब से के बाद, वर्ब के बाद अगर व्हाट से आंसर आता है तो उसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, ऑब्जेक्ट। ठीक है। और सीन, हु सीन, हु, ये यू जो है किसका आंसर दे रहा है, हु का, तो क्या बोलेंगे सब्जेक्ट। हु का जो आंसर देगा वो सब्जेक्ट, और व्हाट से जो आंसर देगा वर्ब के बाद वो क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या दीजिएगा यस और नो में। ये क्वेश्चन कैसा हो गया, क्लोज एंडेड क्वेश्चन, है ना। नेक्स्ट, इसके बाद नेक्स्ट टाइप जो होता है उसको बोलते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चन। कैसे बोलते हैं, ओपन एंडेड क्वेश्चन। और ओपन एंडेड क्वेश्चन में क्या है कि सबसे पहले आपको आता है क्वेश्चन वर्ड प्लस क्वेश्चन वर्ड के बाद वो निगेटिव इंट्रोगेटिव वाला स्ट्रक्चर आ जाता है, तो फिर हो जाएगा आपका यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मैन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, है ना। तो अगर क्वेश्चन वर्ड से सेंटेंस बात ये आप यस नो में तो नहीं दे पाएंगे जब आप उसको, तो उसको बोलते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चन। जैसे इसका एग्जांपल लेते हैं, व्हाट व्हाट आर यू डूइंग हियर, व्हाट आर यू डूइंग हियर। अब देखिए व्हाट से स्टार्ट हो गया और ये इंट्रोगेटिव भी है ना, तो ये क्या हो गया क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड के साथ अगर ये इंट्रोगेटिव वाला स्ट्रक्चर है ना क्लोज एंडेड वाला, तो उसको भी क्या बोलेंगे ओपन एंडेड क्वेश्चन। व्हाट आर यू डूइंग हियर, तो क्या आप इसका आंसर यस नो में दे पाएंगे, तो जवाब है नहीं दे पाएंगे, तो ये हो जाएगा ओपन एंडेड क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड हो गया, और ये आर क्या हो जाएगा आपका, आर हो जाएगा आपका हेल्पिंग वर्ब, यू हो जाएगा आपका मेन वर्ब, और डूइंग क्या हो जाएगा आपका, डूइंग हो जाएगा, सॉरी सॉरी सॉरी, यू हो गया सब्जेक्ट ना, यू क्या हो गया आपका सब्जेक्ट, और डूइंग क्या हो गया मेन वर्ब। ठीक है। और ये सब अदर वर्ड क्या है इसको अभी फोकस नहीं करना है आपको ज़्यादा, है ना। आपको जो ज़्यादा फोकस करना चलिए उसको एक स्लाइड में लेके निपटा ही देते हैं, है ना। चलिए, तो इसमें आपको जो दिमाग लगाना है ज़्यादा वो, अगर मान लीजिए जैसे स्ट्रक्चर क्या होता है, एक होता है स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट आपको जो ज़्यादा यूज पड़ेगा, एक होगा वर्ब,
और इसके बाद जो यूज होगा ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट ज़्यादा यूज होता है ना। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, कैसे होता है, वो बता ही दिए, डिफरेंस होता है दोनों में, है ना? तो ये दोनों में बेसिक डिफरेंस ये होता है, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट में समझा देते हैं थोड़ा सा, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट में क्या डिफरेंस है, फिर इसके बाद डिस्कस करते हैं इसका जो हम करना चाह रहे थे। नहीं तो पहले इसको ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट से पहले पहले समझ लेते हैं सब्जेक्ट कौन हो सकता है, ऑब्जेक्ट कौन हो सकता है, तब फिर वो डिस्कस करते हैं। देखिए, सब्जेक्ट जो होता है ना, जैसे मेन वर्ब पे आ गए, अगर मेन वर्ब एक्शन है, अगर एक्शन है तो देखना है कि वो एक्शन कौन कर रहा है, एक्शन है तो कौन कर रहा है, और एक्शन नहीं है तो किसके बारे में बोला जा रहा है, वही होता है सब्जेक्ट। अगर एक्शन है, ध्यान से समझिए, अगर एक्शन है तो वो वर्ब दिखाएगा एक्शन। इस वर्ब पे जाके अगर हमको क्वेश्चन मिला, जैसे ये सब्जेक्ट वाला को ढक दिए, और इस वर्ब से पहले ये मान लीजिए कि ये जो वर्ड है इसको ढक देते हैं, और इसका आंसर अगर हमको मिले किससे, व्हाट से या हु से। वर्ब से पहले अगर आंसर मिलता है व्हाट या हु से, जिस भी वर्ड का आंसर, है ना, तो उसको बोलेंगे सब्जेक्ट। एग्जाम्पल जैसे बोलते हैं राम हेल्प्स मी, ना, राम हेल्प्स मी, क्लियर है। तो अब यहाँ पे वर्ब पे चले गए, और वर्ब पे करे हु हेल्प्स मी, हु हेल्प्स मी, हु का आंसर कौन दिया, राम दिया। ये किसका आंसर दिया, हु का। वर्ब से पहले अगर हु का आंसर देगा तो ये हो जाएगा आपका सब्जेक्ट, ये होता है आइडेंटिफिकेशन, है ना। और अगर इस वर्ब के बाद ये वाला वर्ड है, और इस वर्ड के लिए अगर हमको आंसर करना पड़ जाए किससे, व्हाट से या होम से, तो कब व्हाट करेंगे कब होम करेंगे, व्हाट कब करना है, जब इस वर्ब के बाद इस जगह पे, ये जैसे मी है, इसके जगह पे अगर लगे आपको कोई नॉन लिविंग थिंग्स है, वहां पे आंसर करना है किससे, आपको व्हाट से, नॉन लिविंग, है ना। और होम से किसको करेंगे, लिविंग में, लिविंग नाउन, है ना। और यहाँ पे भी सेम कंडीशन है, व्हाट से किसको करेंगे, नॉन लिविंग, और उसे किसको करेंगे, लिविंग नाउन। क्लियर है बात, कोई दिक्कत, दिक्कत। चलिए, तो यहाँ से समझ में आया, वर्ब के बाद अगर आंसर आता है किससे, व्हाट से या होम से, वो हो जाएगा ऑब्जेक्ट। और जब एक्शन होता है, इसको डिफाइन करते हैं, ऑब्जेक्ट को क्या होता है, रिसीवर ऑफ एन, रिसीवर ऑफ एन एक्शन, रिसीवर ऑफ एन एक्शन, रिसीवर ऑफ एन एक्शन, वो कौन होता है, ऑब्जेक्ट होता है। एक्शन को जो रिसीव करता है उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट, और एक्शन को जो करता है, इस एक्शन को जो रिसीव किया वो क्या कहलाया, ऑब्जेक्ट। और ये एक्शन को जो परफॉर्म करेगा उसको बोलेंगे सब्जेक्ट, यानी कि डूअर ऑफ एन एक्शन, है ना। क्लियर हो गया। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का ज़्यादा जरूरत पड़ता है। और आपको यहाँ पे ये भी समझ लेना है कि जिस वर्ब के बाद अगर ऑब्जेक्ट आता है, नेक्स्ट स्लाइड में लिख ही देते हैं यहाँ पे, अगर मान लीजिए कोई वर्ब है, ठीक है, और इसके बाद आपका आंसर व्हाट और whom से आ रहा है, आंसर क्या आ रहा है, व्हाट और whom से, अगर ये क्वेश्चन है और इसका आंसर व्हाट और whom से आ रहा है, आ रहा है, तो इस वर्ब को बोल देंगे, कैसा वर्ब पता है आपको, इस वर्ब को बोलेंगे ट्रांजिटिव वर्ब। कैसा वर्ब बोलेंगे, ट्रांजिटिव वर्ब। और ये भी याद रखना है कि जब एक्टिव पैसिव पढ़ते हैं ना, तो वहाँ पे एक्टिव और पैसिव वर्ब का ही होता है, तो इसी वर्ब का पैसिव होता है, यानी कि ट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव, यानी कि वॉइस पॉसिबल है, एक्टिव से पैसिव, पैसिव से एक्टिव पॉसिबल है ना, किसका, ट्रांजिटिव वर्ब का। लेकिन अगर कोई वर्ब है ना, कोई वर्ब है और इसके बाद व्हाट और whom से, व्हाट और whom से इसका आंसर नहीं देता है, व्हाट और whom से इसका आंसर नहीं देता है, तो ऐसे वर्ब को बोलते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। क्या बोलते हैं इसको, इंट्रांजिटिव वर्ब। और इस तरह के इंट्रांजिटिव वर्ब का एक्टिव से पैसिव नहीं होता, एक्टिव से पैसिव नहीं होता, वॉइस नहीं। यहाँ तक बात समझ में आ गया। इसके बाद एक छोटा सा कन्फ्यूजन था किसमें, इंट्रोगेटिव के बाद नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। इसके बाद एक छोटा सा टाइप आता है कि ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट में क्या डिफरेंस है ना। जैसे दो सेंटेंस लिखते हैं, ही इज अ टीचर, ही इज अ टीचर, और यहाँ पे अगर लिखते हैं ही
टीचेस अस इंग्लिश, या ही स्पीक्स इंग्लिश। ऐसे भी सेंटेंस आसान बनाते हैं ना, समझाना है ना। ही स्पीक्स इंग्लिश। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, थोड़ा सा समझिएगा, समझ में आ जाएगा आराम से। अभी जो समझे पहले उसका पोस्टमार्टम करते हैं, डिकोड करते हैं। एक्शन वर्ड है यहाँ पे, ठीक है। कह रहा है कि अगर ये ही जो है हु स्पीक्स इंग्लिश, तो ये आंसर किसका दे रहा है, हु का। और वर्ब से पहले है, वर्ब से पहले बात का अंतर नहीं है। एक्शन को कर कौन रहा है, बोल कौन रहा है, हु। तो ये हो जाएगा डूअर जो होता है वो सब्जेक्ट होता है। डूअर कौन होता है, सब्जेक्ट। और ये स्पीक्स वर्ब है। और क्या स्पीक्स व्हाट, तो स्पीक्स के बाद ये किसका आंसर है, इंग्लिश। ही स्पीक्स व्हाट, ये व्हाट का आंसर दिया। और व्हाट से आंसर जब देता है तो ये क्या बन जाता है आपका, ऑब्जेक्ट बन जाता है। क्या बन जाता है, ऑब्जेक्ट। और ये वर्ब कैसा, अगर ऑब्जेक्ट है तो इसका कैसा वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब बन जाता है। ये तो वर्ब कैसा हो गया, ट्रांजिटिव वर्ब। क्लियर हो गया यहाँ तक। ऊपर वाला जब सेंटेंस लिखते हैं तो ही इज द टीचर, तो ही जो है आपका सब्जेक्ट कैसे हुआ, तो इसमें किसके बारे में बात हो रहा है, ही के बारे में बात हो रहा है। ही हो गया आपका सब्जेक्ट। क्लियर है। उसके बाद ही इज अ टीचर। अब दोनों में कैसे डिफरेंस है तो समझिएगा। अगर हम इस चीज को मिटा देते हैं, समझिएगा, ही इज अ टीचर में हम क्या चाहते हैं कि ये मिटा दी, ही इज अ टीचर में। अब पढ़ के देखिए क्या कोई मीनिंग है, ही इज हुआ है, कंप्लीट मीनिंग तो नहीं आ रहा है। तो अगर किसी भी सेंटेंस वर्ड को मिटाने के बाद, हाँ, एक चीज और इसमें आप समझ सकते हैं, ही इज अ, ही इज, जैसे ही इज अ टीचर लिखे हैं ना, ऐसे ही इज अ टीचर ऐसे करके लिख दिए। तो जब ही इज अ टीचर लिखे हैं तो टीचर भी क्या है, नाउन है। टीचर भी क्या है, नाउन। और इंग्लिश भी क्या है, नाउन। दोनों नाउन है। तो और नाउन क्या होता है, अब नाउन आपको पता है, अभी जस्ट पढ़े थे। नाउन आपका ऑब्जेक्ट भी हो सकता है और नाउन आपका कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है, दोनों बन सकता है, ऑब्जेक्ट भी और कॉम्प्लीमेंट भी। अब यहाँ पे कैसे डिसाइड करें कि ये आपका ऑब्जेक्ट है या कॉम्प्लीमेंट, ये ऑब्जेक्ट है या कॉम्प्लीमेंट, है ना। तो अब उसको समझते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि अगर हम नाउन को मिटा देते हैं, ऊपर वाला नाउन को, ऊपर वाला सेंटेंस में से नाउन को मिटा दिए। अब पढ़ रहे हैं ही इज, तो क्या इसका कोई मीनिंग आया, मीनिंग नहीं आया। नीचे वाला का मिटा देते हैं, नाउन। ही स्पीक्स, नीचे वाला में तो मीनिंग रह गया, ही स्पीक्स वो बोलता है, मीनिंग तो हो गया ना इसमें। लेकिन ऊपर वाला में ही इज, ये कंप्लीट मीनिंग नहीं है। तो अगर हम किसी वर्ड को मिटाने के बाद वो कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा है, और वो भी नाउन और ये भी नाउन, समझ रहे हैं बात को, ऊपर वाला भी नाउन है, ही इज अ टीचर, है ना, और ही स्पीक्स इंग्लिश, है ना। इस वाले केस में क्या होगा, ऊपर वाला को अगर हटा देते हैं तो इसका मीनिंग गायब हो जाता है। तो ऐसा वर्ड नाउन हो और उसको हटने के बाद उसका मीनिंग नहीं आएगा उस सेंटेंस में, उस वर्ड को बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट। क्या बोलेंगे उसको, कॉम्प्लीमेंट। समझ में आया। कॉम्प्लीमेंट मतलब ये होता है पूरा करना, यानी मीनिंग को पूरा कर रहा है। लेकिन ये ऑब्जेक्ट क्यों बना, क्योंकि इसको अगर हटा भी देंगे सेंटेंस से तो ये स्टिल मीनिंग रखेगा। ठीक है। तो वैसा नाउन जो सेंटेंस में हटने से उसका मीनिंग पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है और एक्शन को रिसीव करता है, तो वो कहलाता है ऑब्जेक्ट। आई होप कि यहाँ तक बातें क्लियर हो गई होगी आपको। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कर लेते हैं, आप तो आराम से समझ जाएंगे आप। जैसे बोलते हैं एक सेंटेंस, ही इज अ स्टूडेंट, ही इज अ स्टूडेंट, है ना। आई एम अ टीचर, ऐसे करके सेंटेंस लिखे। अब बताइए अगर हम इस दोनों को हटा देंगे तो कोई मीनिंग रहेगा, सेंटेंस कोई मीनिंग नहीं रहेगा। ये हो जाएगा आपका कॉम्प्लीमेंट। इसको भी हटा दें तो कोई मीनिंग रहेगा, नहीं रहेगा, तो ये भी क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट। लेकिन बोलते हैं आई टीच इंग्लिश, और यहाँ पे इंग्लिश अगर हटा दें तो क्या होगा, स्टिल इसका मीनिंग रहेगा। तो ये इंग्लिश क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। और दूसरा तरीका, इस वर्ब के बाद व्हाट का आंसर दे रहा है, आई टीच व्हाट, इंग्लिश। ठीक है, चलिए। तो अभी तक हम लोग क्या क्या रिवीजन किए हैं, पहले उसको देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले ये तो समझ लेते हैं, एजर्टिव सेंटेंस में ये दो स्ट्रक्चर होता है। इसके बाद दूसरा टाइप जो सेंटेंस का था वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और इसमें कुछ वर्ड आ रहा था तो उसका भी पोस्टमार्टम कर लिए। ठीक है। इंट्रोगेटिव के बाद जो अगला टाइप है वो सेंटेंस का, वो है आपका कौन सा,
एक कैटेगरी है ना। वो तीसरा कैटेगरी है आपका इम्परेटिव सेंटेंस। कैसा सेंटेंस है? इम्परेटिव, है ना, इम्परेटिव सेंटेंस। कैसा सेंटेंस? इम्परेटिव सेंटेंस। अब बात ध्यान से समझना, जो इम्परेटिव सेंटेंस होता है ना, इसका पहचान पहले क्या है, कैसे पहचानेंगे आराम से। तो इसको पहचानने का तरीका है, जैसे फर्स्ट फॉर्म वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होता है। फर्स्ट फॉर्म वर्ब के बाद क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। और दूसरा स्ट्रक्चर इसका होता है डू नॉट से स्टार्ट होता है। किससे होता है? डू नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। ये आपका पहचान है किसका? इम्परेटिव सेंटेंस का। और दूसरा बात ये याद रखना है कि जब भी इम्परेटिव सेंटेंस लिखाता है उसमें सब्जेक्ट यू हिडन रहता है, छिपा हुआ रहता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे इसमें और एक चीज़ दिखा सकते हैं कि आप लिख सकते हैं कि इम्परेटिव सेंटेंस से रिक्वेस्ट ऑर्डर दिखाने के लिए यूज करते हैं। रिक्वेस्ट हो गया, ऑर्डर हो गया, ये सब चीज़ मेंशन करने के लिए किसका यूज करते हैं? इम्परेटिव सेंटेंस का। और दूसरा एक और बात अभी क्या सीखे आप, कि अगर हम इम्परेटिव सेंटेंस लिखते हैं जैसे गो देयर, जैसे बोलते हैं ना, गो देयर, कम हियर, कम हियर। अच्छा एक चीज़ और, अगर आप पीछे वाला सेंटेंस में देखे होंगे ना, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के एग्जांपल में तो क्वेश्चन मार्क लगाए थे? नहीं लगाए थे, ये मिस्टेक हो गया था। इंट्रोगेटिव जो एंड करता है ना सेंटेंस, वो आपका क्वेश्चन मार्क रहता है लास्ट में। क्या रहता है भाई? क्वेश्चन मार्क सब में, है ना। इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन मार्क रहता है, और ऊपर जो एडर्टिव सेंटेंस जो एंड करता है वो फुल स्टॉप से एंड करता है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट हम लोग जो देख रहे थे, हाँ, इसमें ये एंड किससे कर रहा है? फुल स्टॉप से। तो आप इसमें थोड़ा सा गौर कीजिए, जैसे बोलते हैं गो देयर, तो फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हुआ, डोंट कम हियर, डोंट कम हियर, ऐसे करके अगर सेंटेंस बोलते, देखिए डोंट से स्टार्ट हुआ, कम हुआ, फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट। तो ये सब जो है ना सेंटेंस आपका इम्परेटिव सेंटेंस है। और जब ये बोलते हैं किसी को, सामने वाले को बोलते हैं, तो इसमें यू आपका छिपा हुआ है। इसमें सब्जेक्ट क्या छिपा हुआ है? यू। तो किसी भी सेंटेंस को होने के लिए उसमें सब्जेक्ट नहीं भी होगा तो चलेगा। इसमें कहीं सब्जेक्ट दिख रहा है? इसमें नहीं दिख रहा है, कहीं नहीं दिख रहा है सेंटेंस। लेकिन वर्ब होगा, अगर कोई सेंटेंस है तो उसमें कम से कम वर्ब का होना जरूरी है, ठीक है। चलिए, तो इसमें लेकिन अगर आपको इम्परेटिव सेंटेंस आ जाएगा और उसमें सब्जेक्ट का जरूरत होगा तो आपको क्या पता है? यू। क्यों? कि जैसे आप बोलते हैं गो देयर, कम हियर, तो सामने वाले को ही तो बोलते हैं, तो वो क्या हो जाता है? यू। और आपको ये भी पता होगा यहाँ तक, सब जब सामने वाले को बोलते हैं तो जो इंग्लिश में पढ़े फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन, ये जो होता है आपका, होता है ना, जैसे सपोज कीजिए कि सब्जेक्ट का ही बात है, तो ये आप पढ़े होंगे सिंगुलर नंबर। एक क्या होता है आपका, तो कर लेते हैं रिवीजन, है ना। तो तो देखिए, जैसे मान लीजिए सपोज एक होता है सिंगुलर नंबर, एक क्या होता है? सिंगुलर नंबर। और एक होता है आपका प्लूरल नंबर। इंग्लिश में दो नंबर होता है प्लूरल नंबर, एक सिंगुलर नंबर और एक प्लूरल नंबर। अच्छा, तो सिंगुलर नंबर में आपको एक चीज़ पता होगा, एक होता है फर्स्ट पर्सन, भी इंग्लिश में तीन होता है, बचपन में पढ़े होंगे, तो थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं। एक होता है आपका सेकंड पर्सन, और एक होता है आपका थर्ड पर्सन। क्या होता है आपका? थर्ड पर्सन, है ना। तो चलिए, तो इसमें आपको हमको क्या बताना है कि जो अगर कोई पूछ ले आपसे कि फर्स्ट पर्सन क्या होता है, समझ रहे हैं? फर्स्ट पर्सन किसको बोलते हैं? फर्स्ट पर्सन किसको बोलते हैं जरा बताइए तो जो फर्स्ट पर्सन होता है ना वो होता है स्पीकर। फर्स्ट पर्सन किसको बोलते हैं? स्पीकर, बोलने वाले को, है ना? फर्स्ट पर्सन बोलने वाला। और फर्स्ट पर्सन स्पीकर जो बोलने वाला अगर एगो है तो फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नंबर आई से दिखाते हैं, और बोलने वाला एक से ज़्यादा हो स्पीकर तो उसको वी से दिखाते हैं, ठीक है। इसके बाद जो सेकंड पर्सन होता है ना, सेकंड पर्सन को बोलते हैं लिसनर। सेकंड पर्सन को क्या बोलते हैं? लिसनर, सुनने वाले को। सुनने वाला अगर एगो है आपका तो यू, और सुनने वाला एक से ज़्यादा है तब भी क्या बोलते हैं आप? यू बोलते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, ठीक है। और थर्ड पर्सन होता है नॉन एक्टिव पर्सन। नॉन एक्टिव जो टॉक में पार्टिसिपेट नहीं करता है, थर्ड पर्सन। तो अभी जो जस्ट बात की है हम, यहाँ पे क्या था? गो देयर, कम हियर, डोंट कम, ऐसे करके टर्म कम हियर। यहाँ पे आप किसको बोल रहे हैं? सामने वाले को जो सुन रहा है, तो वही ना हुआ सब्जेक्ट। मूवमेंट कौन करेगा? एक्शन कौन करेगा? गो देयर कम हियर वो कौन करेगा? हम तो बोल रहे हैं, लेकिन वो एक्शन, गो का एक्शन हम तो नहीं कर रहे हैं, सामने वाला कर रहा है, तो इसीलिए उसमें क्या छिपा हुआ रहता है? यू सब्जेक्ट, कम हियर, है ना। क्योंकि एक्शन कर रहा है कौन? सब्जेक्ट का
डेफिनेशन क्या बताएं? डूअर ऑफ एन एक्शन, एक्शन जो करता है। तो जब हम गो देयर सेंटेंस लिखे तो उसमें एक्शन कौन कर रहा है? सामने वाला, सुनने वाला। तो सुनने वाला कौन है? यू, इसीलिए होता है ऐसा, है ना? आई होप कि क्लियर हो गया होगा। तो सेकंड पर्सन हो गया। थर्ड पर्सन में आपका आता है कौन कौन? ही आता है, सी आता है, इट आता है और नेम आता है ना? नेम वन, क्लियर है? और यहाँ पे आता है प्लूरल में दे, यहाँ पे आ जाएगा आपका दे और नेम्स। दे और नेम्स। नेम वन का मतलब होता है राम, एगो नाम। नेम्स में आता है जैसे आप बोल सकते हैं बॉयज बोल सकते हैं, या नाम दो गो, राम एंड मोहन, राम एंड मोहन ऐसे करके भी बोल सकते हैं, वो भी प्लूरल में आ जाएगा। चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ें। इसके बाद इम्परेटिव सेंटेंस हो गया तरह तरह का चीज़ दिखाने के लिए। इसका एग्जाम्पल दे दिए, शट द डोर, ऐसे भी हो सकता है ना। बहुत सारा एग्जाम्पल कर तो लिए, इससे देख लेते हैं। हाँ कर लिए। यू हिडन रहता है सब्जेक्ट। नेक्स्ट जो आपका आता है फोर्थ टाइप में सेंटेंस का, जो फोर्थ टाइप का सेंटेंस है, आप उसको बोल सकते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। क्या बोल सकते हैं उसको? ऑप्टेटिव सेंटेंस, है ना? ऑप्टेटिव सेंटेंस, बताइए ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है? ऑप्टेटिव सेंटेंस का यूज करते हैं हम लोग कर्स, श्राप, ब्लेस, विश, ये सब देने के लिए, है ना? क्या यूज करते हैं? ऑप्टेटिव सेंटेंस यूज करते हैं, है ना? जैसे कि आप लोग एक सेंटेंस भी यूज करते होंगे बोलने में, मे गॉड ब्लेस यू। क्या बोलते हैं? मे गॉड ब्लेस यू। ठीक है, मे गॉड ब्लेस यू। और इसका भी फुल स्टॉप से ही एंड होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस का, है ना? और लास्ट जो आपका है टाइप, वो कौन है आपका? पांचवा जो टाइप है सेंटेंस का, उसको बोलते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, है ना? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में क्या आता है आपका? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस जो होता है वो आपका होता है सडन फीलिंग और इमोशन। क्या होता है ये? सडन फीलिंग एक्सप्रेसिंग सेंटेंस। सडन फीलिंग एक्सप्रेसिंग सेंटेंस, है ना? सडन फीलिंग, अचानक से जो कोई फीलिंग इमोशंस एक्सप्रेस करते हैं उसी को क्या बोलते हैं? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। का एक एग्जांपल लिख लेते हैं। जैसे बोलते हैं वाओ, बोलते हैं ना वाओ, आई हैव वॉन द मैच, आई हैव वॉन द मैच, आई हैव वॉन द मैच, सब फुल स्टॉप्स, है ना? तो ये हो गया कंप्लीट सेंटेंस का टाइप। अब जो हम लोग का फ्लो रहने वाला है, जो पहले क्या क्या चीज़ कवर करेंगे, तो वो आपको हम देख इस वीडियो में नेक्स्ट स्लाइड पे ले लेते हैं। तो सबसे पहले इसके बाद हम लोग जो करेंगे टॉपिक कवर, वो करेंगे टेंस। टेंस के बाद जो अगला फर्दर टॉपिक होगा वो होगा मॉडल ऑक्सिलरी। मॉडल मॉडल ऑक्सिलरी, है ना? मॉडल ऑक्सिलरी के बाद होगा हमारा क्वेश्चन टैग, और इसके बाद होगा वॉइस, के बाद होगा नरेशन। इस सीक्वेंस में ये वाला चीज़ें कवर करेंगे, क्योंकि एग्जाम में बहुत सारा यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है ना। तो पहले हम लोग इसी को कवर करेंगे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट किया जाए अब क्या?